एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 12 हिंदी विषय और आरोह के अध्याय कुंवर नारायण को समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे केवल सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। जयपुर की एक छात्रा अनन्या ने बताया था कि उसे कविताओं में भाव समझ आते थे, पर आंसर लिखते समय पॉइंट्स बिखर जाते थे। आज हम जीवन परिचय, काव्य विशेषताएं, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स को शांत ढंग से जोड़ेंगे। बिल्कुल। आज हमारा लक्ष्य केवल समरी याद करना नहीं है। हम बार बार रुककर पूछेंगे कि कवि ने चिड़िया, फूल, बच्चे, पेच, कील और चूड़ी जैसे बिंब क्यों चुने। तुम लिसनर की तरह नहीं, डिस्कशन के पार्टिसिपेंट की तरह सुनना। जहां मैं क्वेश्चन पूछूं, वहां मन में अपना आंसर बनाना। फिर गौरव आंसर फ्रेम को साफ करेंगे। लेट्स स्लो दिस डाउन। अध्याय को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहले कुंवर नारायण का जीवन और साहित्यिक योगदान, फिर उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद कविता के बहाने जिसमें कविता की अपार संभावनाएं सामने आती हैं। अंत में बात सीधी थी पर जहां कथ्य और भाषा के संबंध को बहुत प्रभावी ढंग से समझाया गया है। और हर हिस्से में 3 चीजें पकड़नी है। पहली, सोर्स में दिया गया तथ्य। दूसरी, उसका अर्थ। तीसरी, एग्जाम में उसे कैसे लिखना है। उदाहरण के लिए केवल यह लिख देना कि कविता में चिड़िया है पर्याप्त नहीं होगा। हमें बताना होगा कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की उड़ान अधिक व्यापक मानी गई। एक और बात, इस अध्याय में सीधे घोषणात्मक निष्कर्षों के बजाय खुलेपन, संशय, संदेह और प्रश्नाकुलता पर जोर है। इसलिए हर उत्तर में बहुत कठोर या एकमात्र फैसला थोपने से बचना चाहिए। एग्जाम पॉइंट यह है कि इंटरप्रिटेशन देते समय कविता के बिंब और विचार से उसे सपोर्ट करें। अब जीवन परिचय से शुरू करें। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लगभग 1950 के आसपास काव्य लेखन शुरू किया और उनका निधन 2017 में दिल्ली में हुआ। एक सेकंड पॉज करके सोचो, इन डेट्स में एग्जाम के लिए सबसे उपयोगी क्या है? उत्तर है, तथ्य को अकेला नहीं छोड़ना। जन्म, काव्य लेखन की शुरुआत और निधन को क्रम में लिखना चाहिए। जन्म 19 सितंबर 1927, लगभग 1950 में काव्य लेखन की शुरुआत और 2017 में दिल्ली में निधन। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, लेकिन डेट्स की सूची को उनके साहित्यिक योगदान से जोड़ना भी जरूरी है। उनका लेखन केवल कविता तक सीमित नहीं था। उन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। फिर भी कविता को उनके सृजन कर्म में प्राथमिकता मिली। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन यह हो सकता है कि वे केवल कवि थे। सही उत्तर में उनके बहुआयामी लेखन का उल्लेख होना। सही। और ये बहुआयामिता उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। वे कविता के साथ विचार, कथा और कला समीक्षा से भी जुड़े रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विधाओं का समान महत्व था। सोर्स साफ कहता है कि कविता को प्राथमिकता प्राप्त रही। आंसर में इस डिस्टिंक्शन को बनाए रखना। क्विक रिकॉल। मैं 3 बातें कहूंगी, तुम मन में मिसिंग डिटेल भरो। जन्म कहाँ और कब? काव्य लेखन लगभग कब शुरू हुआ? निधन कब और कहाँ हुआ? अगर तीनों याद हैं, तो जीवन परिचय का फैक्चुअल बेस तैयार है। अब इसे रटने के बजाय एक छोटी टाइमलाइन की तरह सोचो। अब आते हैं काव्य साहित्य में योगदान पर। नई कविता के दौर में प्रबंध काव्य का स्थान ऐसी लंबी कविताएं लेने लगी थीं जो प्रबंधत्व की दावेदार थीं। इसी संदर्भ में कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये तथ्य उनके रचनात्मक महत्व को समझने की कुंजी है। यहाँ एक सवाल बनता है, आत्मजयी का उल्लेख केवल प्रमुख रचना की सूची के लिए है या साहित्यिक योगदान समझाने के लिए? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सही दिशा यह है कि आत्मजयी को नई कविता के दौर में उनके महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य के रूप में जोड़ो। केवल नाम लिखना अधूरा उत्तर होगा। उनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, परिसर, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों जैसे काव्य संग्रह दिए गए हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा और मेरे साक्षात्कार सामान्य रचना के रूप में उल्लिखित है।
विधा के साथ नाम याद करना एग्जाम में उपयोगी है। तो एक्टिव रिकॉल करते हैं। अगर क्वेश्चन हो कि कुंवर नारायण ने कविता के अतिरिक्त किन क्षेत्रों में लिखा, तो 3 क्षेत्रों का नाम बताना है। और अगर प्रमुख रचनाओं का क्वेश्चन हो तो रचनाओं को विधाओं के साथ ग्रुप करना है। इस तरह आंसर में केवल बिखरी हुई सूची नहीं, व्यवस्थित जानकारी दिखाई देगी। पुरस्कारों की सूची भी अध्याय में दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें प्रमुख सम्मानों के रूप में लिखें, पर बिना सोर्स सपोर्ट के किसी पुरस्कार को किसी एक रचना से जोड़ने की कोशिश न करें। हाँ, और यही रिस्पॉन्सिबल आंसर राइटिंग है। हमें यह नहीं कहना कि कोई विशेष पुरस्कार किस कविता के लिए मिला, क्योंकि यहाँ वह जानकारी नहीं दी गई। सोर्स ग्राउंडेड रहना मार्क्स के लिए भी अच्छा है। एक छोटा सवाल, क्या पुरस्कारों की लंबी सूची ही कवि का महत्व सिद्ध करती है? नहीं, पुरस्कार रिकॉग्निशन दिखाते हैं, लेकिन साहित्यिक महत्व उनकी रचनात्मक विशेषताओं और विचारों से भी बनता है। कुंवर नारायण की पहचान संयम, परिष्कार, साफ सुथरी भाषा, विषय की विविधता और सामाजिक व्यक्तिगत उलझनों की संवेदनशील अभिव्यक्ति से बनती है। अब हम इसी काव्य दृष्टि पर ध्यान देंगे। कुंवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुन के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन बताया गया है। इसका मतलब है कि कविता विचारवान है, पर अनावश्यक जटिलता पैदा नहीं करती। भाषा को सजाने के लिए सजावट नहीं, बल्कि एक डिस्टिंक्शन देखो, साफ सुथरापन का अर्थ ये नहीं कि कविता में गहराई नहीं है, बल्कि उनकी कविता सरलता के भीतर गहरे विचार रखती है। यथार्थ का खुरदरापन और सहज सौंदर्य दोनों साथ मिलते हैं। यानी जीवन को केवल सुंदर या केवल कठोर बनाकर नहीं दिखाया जाता, उसके जटिल रूपों को जगह दी जाती है। मैं इसे लिसनर चेक में बदलती हूँ। अगर कोई आंसर कहे कि कुंवर नारायण की कविता केवल सौंदर्य परक है, तो क्या वह पूरा है? नहीं, उसमें यथार्थ का खुरदरापन भी है। और अगर कोई कहे कि कविता केवल सामाजिक तनाव है, तब भी उत्तर अधूरा है, क्योंकि सहज सौंदर्य भी उसका गुण है। उनकी कविता में सीधे और स्पष्ट निर्णय या अंतिम फैसले कम दिखाई देते हैं। इसका कारण जीवन को पूरी तरह समझ लेने का दावा ना करना और खुलेपन के पक्ष में रहना है। इसी वजह से संशय, संदेह और प्रश्नाकुलता केंद्रीय शब्द बनते हैं। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सोचने की ईमानदार प्रक्रिया के संकेत है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, संशय और संदेह को यहाँ नेगेटिव क्वालिटी क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि कवि जीवन को एक बंद निष्कर्ष में नहीं बांधता, वह प्रश्नों और संभावनाओं के लिए जगह रखता है। एग्जाम आंसर में इसे खुले, संवेदनशील और विचारशील कवि स्वभाव से जोड़ सकते हो। कुंवर नारायण पूरी तरह नागर संवेदना के कवि कहे गए हैं। नागर संवेदना का आशय यहाँ शहर और आधुनिक सामाजिक जीवन से जुड़े अनुभवों तथा तनावों के प्रति सजगता से समझना चाहिए। उनके यहाँ बहुत अधिक विवरण नहीं मिलता, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक उलझनों का तनाव पूरी व्यंजना के साथ सामने आता है। और उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि को कैसे समझें? वे नोक खसोट, हिंसा और प्रतिहिंसा से सहमे हुए संवेदनशील मन के आंदोलनों को देखते हैं। वे शोर मचाकर फैसला नहीं सुनाते, बल्कि स्थिति की जटिलता को महसूस कराते हैं। यही संयम उनकी कविता को विचारशील बनाता है। अब तक का रिकैप: जीवन परिचय में जन्म, लेखन आरंभ और निधन, योगदान में कविता की प्राथमिकता, अन्य विधाएं और आत्मजयी, काव्य विशेषताओं में संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन, भाषा और विषय की विविधता, खुरदरा यथार्थ, सहज सौंदर्य, संशय और प्रश्नाकुलता। इन कीवर्ड्स को आंसर में अर्थ सहित इस्तेमाल करना। अब पहली कविता। कविता के बहाने कविता की शुरुआत चिड़िया के बहाने उड़ान से होती है। कविता को उड़ान कहा गया, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान का पूरा अर्थ नहीं जान सकती। यह चिड़िया एक दिखाई देने वाला उदाहरण है, जबकि कविता की उड़ान अधिक व्यापक और रचनात्मक संभावना का संकेत बनती है। पंक्तियों में बाहर भीतर, इस घर, उस घर और कविता के पंख लगाकर उड़ने का भाव आता है। इसका अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है।
कविता सीमाओं को पार करने की क्षमता रखती है। घर की सीमा, भाषा की सीमा या समय की सीमा, रचनात्मक ऊर्जा इन बंधनों को तोड़ सकती है। क्वेश्चन टाइम। कविता और चिड़िया में मुख्य अंतर क्या है? अपना आंसर बनाओ। चिड़िया उड़ती है पर उसकी उड़ान की सीमा है। कविता कल्पना और रचनात्मक ऊर्जा के कारण अधिक व्यापक उड़ान भरती है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान का बहाना है, उसका पूरा पर्याय नहीं। अब फूल का बिंब आता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूल खिलता है, महकता है, लेकिन उसका मुरझाना निश्चित है। कविता का खिलना इस प्राकृतिक सीमा से आगे जाता है। बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कि कविता का प्रभाव और उसकी संवेदना समय के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि बनी रह सकती है। यहाँ सावधानी रखो। कविता को फूल के समान कहना केवल सुंदरता की बात नहीं है। फूल के बहाने खिलना और महकना रचनात्मक प्रस्फुटन तथा प्रभाव का संकेत है। लेकिन कविता फूल से आगे जाती है क्योंकि फूल मुरझाता है और कविता बिना मुरझाए महकने की संभावना। अगला और सबसे महत्वपूर्ण बिंब है बच्चा। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चे के खेल में बाहर और भीतर, इस घर और उस घर की सीमाएं टूट जाती हैं। सब घर एक कर देने का अर्थ है कि बच्चे का खेल विभाजन नहीं बनता, वह कल्पना और अपनत्व से अलग अलग स्थानों को जोड़ देता है। और इसी कारण कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। बच्चा खेल में सीमाओं से बंधा नहीं रहता। कविता भी शब्दों के खेल के माध्यम से जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ सकती है। बच्चे को इस खेल का मर्म पता है, इसलिए कविता के इस अर्थ। एग्जाम पॉइंट। अगर पूछा जाए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है, तो उत्तर में केवल एकता शब्द ना लिखें। लिखें कि कविता और बाल मन घर, स्थान और विभाजन की सीमाओं को पार कर सबको एक अनुभव में जोड़ते हैं। इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता, सहजता और अपनत्व का भाव निहित है। अब एक प्रेडिक्शन। कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे को क्रम से रखने का क्या कारण हो सकता है? पहले प्रकृति की उड़ान, फिर प्रकृति का खिलना और अंत में बच्चे की असीम कल्पना। यह यात्रा सीमित प्राकृतिक क्रिया से व्यापक मानवीय और रचनात्मक संभावना की ओर। यही कविता की संरचना का सुंदर पक्ष है। चिड़िया और फूल प्रकृति से लिए गए बिंब है, जबकि बच्चा भविष्य की ओर बढ़ती मानवीय संभावना का संकेत देता है। बच्चों के सपने असीम कहे गए हैं और खेल में सीमा का स्थान नहीं होता, इसीलिए कविता को बच्चों के खेल से जोड़ा गया है। यहाँ एग्जी का एक छोटा स्टडी मोमेंट हो सकता है। अगर तुम्हें किसी बिंब का अर्थ समझ नहीं आ रहा तो एग्जी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछो और आंसर देने से पहले अपना इंटरप्रिटेशन लिखो। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का फायदा यही है कि तुम्हें केवल निष्कर्ष नहीं, अपने रीजनिंग की जांच भी करनी पड़ती है। अब कविता की व्यापक संभावना पर लौटते हैं। कविता शब्दों का खेल है, लेकिन यहाँ खेल का अर्थ हल्कापन नहीं है। शब्दों के रचनात्मक उपयोग से जड़ और चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अर्थ क्षेत्र में आ सकते हैं। जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाएं अपने आप टूटने लगती हैं। मॉडर्न युग में कविता की संभावनाओं पर डिस्कशन करते समय सोर्स का आधार मत छोड़ना। यांत्रिकता के दबाव से कविता के अस्तित्व को लेकर आशंका है, लेकिन कविता के बहाने यह दिखाया गया है कि उसकी रचनात्मक शक्ति सीमित नहीं। वह जीवन, प्रकृति, बाल, मन और समय को नए संबंधों में देख सकती है। एक छोटा रिकैप। चिड़िया के बहाने कविता उड़ान है। फूल के बहाने कविता खिलना और बिना मुरझाए महकना है। बच्चे के बहाने कविता खेल है, जो घरों और सीमाओं को एक कर देता है। उत्तर में इन तीनों बिंबों को अलग अलग लिखकर अंत में कविता की असीम रचनात्मकता से जोड़ना। अब दूसरी कविता। बात सीधी थी, पर इसका केंद्र है कथ्य और माध्यम, यानी बात और भाषा का संबंध। शुरुआत में बात सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ध्यान दो, समस्या केवल भाषा कठिन होने की नहीं है। समस्या यह है कि भाषा को गलत ढंग से बरतने पर मूल बात। कवि बात को पाने की कोशिश में भाषा को उलटता पलटता, तोड़ता मरोड़ता और घुमाता फिराता है। ये सब इसलिए कि बात बने या भाषा से बाहर आए, लेकिन परिणाम उल्टा होता है। भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली जाती है। यहाँ अभिव्यक्ति में अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या सामने आती है।
एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्या कठिन भाषा हमेशा खराब भाषा होती है? नहीं। कविता का पॉइंट ये नहीं कि हर बात बहुत साधारण शब्दों में ही हो। पॉइंट ये है कि कथ्य के लिए सही शब्द, सही अर्थ और सहज भाषा चाहिए। अनावश्यक उलट पलट दिखावा पैदा कर सकती है और संप्रेषण को कमजोर कर सकती है। कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना वह पेज खोलने के बजाय उसे कसता चला जा रहा था। पेज यहाँ बात की जटिलता का मूर्त बिंब है। उसे खोलना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी, दिखावे और बाहरी वाह वाह के आकर्षण में वह और कसता गया। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। कवि को अपनी भाषा की कलाबाजी पर लोगों की प्रशंसा सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि कभी कभी लेखक अर्थ स्पष्ट करने के बजाय प्रदर्शन करने लगता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि विद्यार्थी कठिन शब्दों को अपने आप उच्च साहित्यिक मान लेते हैं। आखिरकार जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर जाती है और वह भाषा में बेकार घूमती रहती है। चूड़ी का बिंब बताता है कि बात का मूल कसाव, गति और उपयोगी अर्थ नष्ट हो गया। भाषा बची हुई दिखाई दे सकती है, पर उसके भीतर कथ्य की ताकत नहीं रहती। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना। फिर कवि बात को कील की तरह उसी जगह ठोक देता है। ऊपर से सब ठीक ठाक दिखता है, पर अंदर से न कसाव है न ताकत। यह इमेज बहुत असरदार है। जब अर्थ को जबरन किसी भाषा रूप में फिट किया जाता है तो बाहरी आकार तो बन सकता है, लेकिन जीवंतता और प्रभाव खो सकते। अब कविता का उल्टाव देखो। बात शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी। कवि थककर पसीना पोंछता है। तब बात उससे पूछती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अमूर्त बात को बच्चे की तरह प्रस्तुत करने से कविता में व्यंग्य, चंचलता और आत्मालोचन आ जाता है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि कथ्य के अनुकूल, स्वाभाविक और संप्रेषणीय शब्द चुने जाएं। न तो बात को कमजोर करने वाली लापरवाही हो, न उसे उलझाने वाला दिखावा। सही शब्द और सही बात का मेल होने पर अभिव्यक्ति सहज बनती है। यही इस कविता का केंद्रीय लेसन है। कविता यह भी संकेत देती है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा। यहाँ शब्दों की सूक्ष्म अर्थ भिन्नता सामने आती है। जो शब्द सामान्य रूप से पर्याय लगते हैं, उनके भी अपने विशेष अर्थ हो सकते हैं। इसलिए शब्द चयन रचना का मूल हिस्सा है। क्वेश्चन: सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी कैसे हो जाती है? 3 स्टेप्स में सोचो। पहले, भाषा को अनावश्यक रूप से उल्टा पलटा जाता है। दूसरे, तथ्य की कठिनाई समझे बिना उसे जबरन बांधा जाता है। तीसरे, बाहरी प्रभाव के कारण अर्थ का कसाव और ताकत। बहुत अच्छा आंसर फ्रेम। अंत में ये जोड़ना कि बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं। अच्छी कविता तब बनती है जब सही बात सही शब्द से जुड़ती है। तब अतिरिक्त दबाव या बनावटी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। अभिव्यक्ति सहूलियत से हो जाती है और संप्रेषण मजबूत रहता है। अब तक हम दोनों मेजर पोएम्स कवर कर चुके हैं। एक में कविता की सीमाहीन रचनात्मक उड़ान है, दूसरे में भाषा के गलत इस्तेमाल से अर्थ के बिगड़ने की चिंता। एक कविता पॉसिबिलिटीज खोलती है, दूसरी सावधान करती है कि एक्सप्रेशन को प्रदर्शन न बनने दें। ये कॉन्ट्रास्ट लॉन्ग आंसर में बहुत काम आएगा। अब कुछ लाइकली कंफ्यूजन्स। पहली, कविता के बहाने को केवल प्रकृति वर्णन मान लेना। चिड़िया और फूल वहां साधारण दृश्य नहीं, कविता की संभावनाओं को समझाने वाले बिंब हैं। दूसरी, बच्चे को केवल इनोसेंस से जोड़ना। यहाँ बच्चा सीमाहीन खेल, कल्पना और घरों की सीमाएं मिटाने वाली रचनात्मकता का संकेत है। तीसरी कंफ्यूजन, बात सीधी थी पर को केवल भाषा की आलोचना समझ लेना। ये कथ्य और माध्यम के द्वंद्व की कविता है। भाषा जरूरी है, लेकिन गलत शब्द चयन या बनावटी प्रयोग कथ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आंसर में बात और भाषा का परस्पर संबंध अवश्य लिखना। चौथी बात, कवि के खुलेपन को अनिर्णय या कमजोरी न लिखें। संशय, संदेह और प्रश्नाकुलता उनके कवि स्वभाव की केंद्रीय विशेषताएं हैं। वे जीवन को एक अंतिम बंद निष्कर्ष में नहीं मानते। एग्जाम में इसे जीवन की जटिलता को समझने वाली संवेदनशील दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करना। एक मिनी क्विज। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चूड़ी, कील और पेज जैसे मूर्त उपमानों का क्या महत्व है, तो तुम क्या लिखोगे?
इनसे अमूर्त तथ्य को दृश्य और ठोस बनाया गया है। साथ ही भाषा की जकड़न, बाहरी आकार और भीतर की ताकत के अंतर को समझने में मदद मिलती है। सही। बिंब और उपमान एब्स्ट्रैक्ट बात को अनुभव योग्य बनाते हैं। पेज को खोलना, उसे कसना, चूड़ी का मर जाना और कील की तरह ठोंक देना, ये सब भाषा और कथ्य के संबंध को शरीर और वस्तु की क्रियाओं के माध्यम से दिखाते हैं। इससे कविता अधिक संप्रेषणीय और यादगार बनती है। अब अभ्यास के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला, सब घर एक कर देने के माने। दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से संबंध। तीसरा, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण। चौथा, बिना मुरझाए महकने के माने। इन चारों में बिंब से अर्थ की ओर जाना है, केवल पंक्ति दोहरानी नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर याद रखो। सब घर एक कर देने का अर्थ है कविता का सीमाओं को पार कर अलग अलग घरों, स्थानों और अनुभवों को एक व्यापक मानवीय तथा रचनात्मक अनुभव में जोड़ना। बच्चे का खेल इसका स्वाभाविक उदाहरण है, क्योंकि वह अपने खेल में विभाजन की सीमाएं नहीं मानता। दूसरे प्रश्न में उड़ना और खिलना दो अलग क्रियाएं हैं, पर दोनों कविता की रचनात्मकता से जुड़ती हैं। उड़ना सीमाओं से आगे जाने का भाव देता है। खिलना भीतर की ऊर्जा के प्रस्फुटन और प्रभाव का। फूल की तरह कविता महकती है, लेकिन उसका प्रभाव मुरझाने तक सीमित नहीं रहता। तीसरे प्रश्न में बच्चे का खेल केंद्रीय है। बच्चे के सपने असीम हैं और उसके खेल में घरों की सीमा नहीं रहती। कविता भी शब्दों के खेल से जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ सकती है। इसलिए बच्चा कविता की सीमाहीन और कल्पनाशील प्रकृति को समझाने वाला समानांतर बिंब है। चौथे प्रश्न का उत्तर भी बहुत सुंदर है। बिना मुरझाए महकने का अर्थ कविता की स्थायी संवेदनात्मक और रचनात्मक प्रभावशीलता है। फूल का जीवन सीमित है, लेकिन कविता का अर्थ और उसकी महक समय के आगे भी बनी रह सकती है। उत्तर में फूल और कविता का कॉन्ट्रास्ट अवश्य लिखना। अब बात सीधी थी पर से जुड़े अभ्यास। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कथ्य के लिए उपयुक्त, स्वाभाविक और स्पष्ट शब्द चुनना। सीधी बात टेढ़ी तब होती है जब भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा और जबरन सजाया जाता है। इससे भाषा के साथ बात भी पेचीदा हो जाती है। व्याख्या वाले प्रश्न में जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इस अंश को कैसे लिखोगे? पहले चूड़ी के बिंब का अर्थ, फिर जबरन भाषा थोपने से तथ्य के कसाव और शक्ति का नष्ट होना, अंत में बाहरी रूप बचने पर भी अर्थ के कमजोर हो जाने की बात। बहुत अच्छा। चर्चा वाले प्रश्नों में आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर लिखते समय यांत्रिकता के दबाव से पैदा हुई आशंका और कविता की अपार रचनात्मक क्षमता, दोनों को साथ रखना। दूसरे डिस्कशन में चूड़ी, कील और पेज जैसे उपमानों से अमूर्त कथ्य के साकार होने तथा भाषा के संप्रेषणीय बनने की बात करना। अभ्यास में बात से जुड़े मुहावरों का प्रयोग करने को भी कहा गया है। यहाँ अपनी ओर से ऐसे मुहावरे लिखते समय उनका अर्थ और वाक्य संदर्भ ठीक रखना और आपसदारी में पंत की पंक्तियों के संदर्भ से कविता के बहाने में मनुष्य, बच्चे और रचनात्मक क्षमता को खोजने का संकेत मिलता है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरे अध्याय का पहला एंकर है कवि का साहित्यिक व्यक्तित्व। जन्म 1927, काव्य लेखन लगभग 1950 से, कविता को प्राथमिकता, अनेक विधाओं में लेखन और आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य से प्रतिष्ठा। दूसरा एंकर है उनकी कविता का संयमित, परिष्कृत और प्रश्नशील स्वभाव। तीसरा एंकर है नागर संवेदना, व्यक्तिगत और सामाजिक उलझनों का तनाव, हिंसा और प्रतिहिंसा से सहमा संवेदनशील मन तथा आज के समय की आशंकाएं। चौथा एंकर है कविता के बहाने की असीम उड़ान, खिलना और खेल। पांचवा एंकर है बात सीधी थी पर का सहज। अब फाइनल चैलेंज। बिना नोट्स देखे दो उत्तर बोलकर देखो। पहला, कविता और बच्चे को समानांतर क्यों रखा गया? दूसरा, बात की चूड़ी मर जाने का क्या अर्थ है? हर उत्तर में कम से कम 2 सोर्स ग्राउंडेड पॉइंट्स और एक स्पष्ट कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आंसर केवल कीवर्ड्स की सूची है तो उसे अभी पूरा वाक्य बनाकर सुधारो। आज की सबसे जरूरी बातें याद रखो। कुंवर नारायण की कविता संयम, परिष्कार, साफ सुथरेपन,
यथार्थ और सहज सौंदर्य के साथ संशय और प्रश्नाकुलता को जगह देती है। कविता के बहाने में चिड़िया, फूल और बच्चा कविता की असीम रचनात्मक शक्ति समझाते हैं। बात सीधी थी, पर सिखाती है कि सही तथ्य को सही और सहज। कॉमन मिस्टेक है केवल पंक्तियां दोहराना, बिना बिंब का अर्थ समझाए। अगला कदम छोटा रखो। दोनों कविताओं के लिए 3-3 कीवर्ड्स और एक आंसर फ्रेम अपनी नोटबुक में लिखो। चाहो तो एडजी में अपने उत्तर को एक्टिव रिकॉल से जांचो। गौरव और स्वाति की ओर से शुभकामनाएं। शांत रहो, सोच कर लिखो और फिर मिलेंगे।